टाई चैनल 772 के सभी देखने वाले भाई और बहनों को जय गुरुदेव। आज का एक बहुत बड़ा दिन है और वो बड़ा दिन इस वजह से है कि आप और हम एक दूसरे के सामने हैं और आज तहजीब प्रोग्राम पेश किया जाएगा विद अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस की क्या वजह है ये भी अभी थोड़ी देर तक आपको बताई जाएगी। लेकिन पहले हमेशा की तरह जैसे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं वैसे ही शुरुआत करते हैं, उससे फिर माहौल बना रहता है और माहौल बनाना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आपने भी अभी तक किसी भी जीवन में किसी भी चीज़ के लिए अगर माहौल नहीं बनाया तो माहौल बनाने की कोशिश करें और जिस काम के लिए आप माहौल बना रहे होंगे वो काम ज़रूर हो जाएगा। पहले एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद दिल लग जाता है और फिर उस दिल उस काम में भी लग जाता है जो काम होने वाला है। आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपनी स्कूल की टीचर श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर को प्रणाम करता हूँ और उनकी एक कही हुई बात को बहुत याद करता हूँ और इस बात को मैं आपको भी सुनाता हूँ। वो बात वो अधूरी कहती थी, मुझे समझ नहीं आता था लेकिन आज समझ आता है और वो किसी वजह से उस अधूरी बात को पूरा नहीं करती थी क्योंकि हो सकता है उन्हें शर्म आती हो और हो सकता है कि वो सोचती हों कि ये खुद ही समझ जाएगा और हो सकता है कि वो सोचती हो कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही स्टूडेंट्स करेंगे और फिर जो मैं इनको नहीं बता रही वो इनकी ज़िंदगी में भी नहीं होगा। एक बात वो कहा करती थी कि हमेशा अच्छी फिल्में देखिए और अच्छी किताबें पढ़िए, उससे आगे कुछ नहीं कहती थी। और जब मैं कहता था कि अगर हम अच्छी फिल्में ना देखें तो क्या होगा, अच्छी बुक्स ना पढ़ें तो क्या होगा, तो वो बस पेन को थोड़ा सा ऐसे दांत में करके ऐसे ऐसे करते हुए किताब पर ही ध्यान रखती थी और उनके कानों की बड़ी बड़ी बालियां ऐसे ऐसे करके हिला करती थी। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे सब टीचर्स आज भी मेरे साथ हैं। दरअसल जब इंसान बड़ा होता है तो उसको सब कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है। बचपन में पढ़ी हुई किताबें और बचपन में देखी हुई फिल्में जवान होने के बाद और एक सर्टेन उम्र के बाद जीवन में रियलिटी बन जाती हैं। बचपन की सुनी हुई कहानियाँ भी आपके जीवन में आगे बढ़ने पर रियलिटी बन जाती हैं। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ही होंगी और अगर आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ते तो वो जो भी आप पढ़ते हैं वो भी आपके जीवन की रियलिटी हो जाएगा। जैसे 1970s की फिल्में मेरे जीवन की रियलिटी बन गई, वो किताबें जो मैं पढ़ता था वो भी मेरे जीवन की रियलिटी बन गई। इसीलिए मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बन गया और आज टेलीविज़न पर आकर बैठ गया। आज के प्रोग्राम की तैयारी करवाने के लिए और आज के प्रोग्राम को आपके सामने लाने में सहायता करने के लिए मैं अपने शहर के बहुत बड़े आदमी जो मेरे परस्तार हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये मेरी खुशकिस्मती है और ऐसा इंसान भी कहानियों में ही मिलता है, रियलिटी में नहीं मिलता। परमजीत सिंह सौंड, उनका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। जिस तरह से कि फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में जीनत अमान कहती हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, उसी तरह से इंग्लैंड से इंडिया तक परमजीत जी को कौन नहीं जानता। उस ज़माने में जब गली में कहीं कहीं पर कार हुआ करती थी, परमजीत जी के पास एक बहुत बड़ी BMW थी और परमजीत जी उस कार में बैठकर BMW में भारत गए थे। और वहाँ जाने पर एक लाला जी ने पूछा कि बोलो इसके क्या दाम लोगे। इन्होंने प्राइस बताई, उन्होंने कहा डबल लो, गाड़ी यहाँ खड़ी करो, चाबी यहाँ करो। ऐसा बड़ा बिजनेसमैन आपको कौन मिलेगा। इल्म हमेशा दौलत का एहसान बन रहा है और उन्हीं की मेहरबानी से आज ये प्रोग्राम मैं आपको करके सुनाऊंगा। जैसे कि ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि वो सारी की सारी नॉलेज को एक कूज़े में बंद कर लेना चाहिए, तो वो जो कूज़े में सारा कुछ होगा निकाल के आपके सामने रख दिया जाएगा। और हाँ, मैंने और मोमी जी ने आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से साधन चुने हैं। उनमें से जो मेरी तस्वीरें हैं वो तो बहुत ही बड़ी बात है। आप तो जानते ही हैं कि पूरे इंग्लैंड के सबसे अच्छे फोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र मोमी साहब हैं और उसका सबूत ये है कि मेरी तस्वीरें जो उन्होंने खींची हैं और मेरे फेसबुक पर जो मैंने लगाई हैं, उन तस्वीरों को देखकर अगर आप ये कहें कि ये बोलती हुई तस्वीरें हैं तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। तो मेरी बोलती हुई तस्वीरें देखने के लिए मेरे साथ दोस्ती कर लीजिए ना। एक पढ़ा लिखा दुश्मन 1000 अनपढ़ दोस्तों से अच्छा होता है। आपके किसी काम ही आऊँगा।
और मैं तो चाहता ही हूँ कि मैं आपके किसी काम आऊँ। आप हुक्म तो करें हुजूर। एंड वहाँ पे मेरा नाम है विकी गिल, VICKYGILL। वैसे तो यही मेरा नाम है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने कोई और नाम रखे होते हैं, जैसे कमल। वहाँ पे फ़ोटो भी मेरी ही लगी है, और कई ने लगाया था फूल या समथिंग एल्स, तो मैं तो खुद को ये फूल समझता हूँ। और ये असली हैं, कहीं आप ये ना सोच रहे नकली लगा के आया हुआ। पीछे भी बड़ा कुछ बना रखा है, धीरे धीरे दिखाऊंगा आपको। किसी दिन कोई चीज़ पीछे गिराने के बहाने में ऐसे टर्न करूंगा ना, फिर ये सब कुछ दिख जाएगा। वैसे भी टेलीविज़न पर एंटरटेनिंग चीज़ें आनी चाहिए ताकि आपका दिल लगे। अब जो ये सब हरकतें हो रही हैं, इसकी वजह से आपका दिल ही लग रहा होगा ना, तो दिल लगाने का मुझे तो एक ही मौका मिलता है। और वैसे भी आज जुम्मा है, सभी को जुम्मा मुबारक। एंड रमज़ान की बहुत बहुत बधाई हो, और फिर आज का रोज़ा आप सबको मुबारक हो। और उसके साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनसे मुझे बहुत मोहब्बत है, और मैं उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता था, लेकिन बहुत सी परेशानियों की वजह से थोड़ा सा चल के डगमगा गया। फिर उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक स्पेशल प्रोग्राम कांची टेलीविज़न पर हुआ था, और उस प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया था। मैं आप सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि वही प्रोग्राम में तो मैं आना चाहता था, और उसमें मैं आ नहीं सका क्योंकि वैसाखी थी, तो मैं अपने पेरेंट्स के पास गया हुआ था, और चाह कर भी मैं नहीं पहुँच सकता था। लेकिन मुझे अफसोस बहुत है उस बात का, लेकिन उस कमी को आज पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हम सबको चाहिए कि हम अपने उन बुज़ुर्गों को और बड़ों को बिल्कुल ना भूलें जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और हमारे लिए पत्थर खाए हैं, हमारे लिए लाठियाँ खाई हैं, और हमारे लिए जेल गए, हमारे लिए आज़ादी लेकर आए, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, हमारे लिए पढ़ाई लिखाई लेकर आना चाहते थे, हमारे लिए एक अच्छा समाज लेकर आना चाहते थे। लेकिन उनकी हज़ारों एफर्ट्स के बाद भी आज भी वो कुछ नहीं हो सका जो कुछ वो चाहते थे। आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, आज भी कास्ट सिस्टम है। एक मैं इंसान हूँ जिसने इंडियन कॉन्सुलेट में एक बार जाकर, जब 26 जनवरी थी, तो सबके सामने जाके कहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये मेरे माइक पर पहले लफ्ज़ थे। वो इस वजह से क्योंकि उस दिन भी लोग पूज्य महात्मा गांधी जी का ही नाम ले रहे थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही नाम ले रहे थे, और वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनका फंक्शन हो रहा था, उनकी तस्वीर भी नहीं थी। अब आपको तो मालूम है कि मैं सिवाय अपने भगवान के किसी और से नहीं डरता, तो फिर मुझे उनसे डरने की क्या ज़रूरत थी। मैंने जाके कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और कास्ट सिस्टम कितना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कहानियाँ लिखता हूँ, आप जैसा माहौल मुझे देंगे मैं वैसी कहानी लिख के आपके सामने रख दूँगा। परछाई की कहानियाँ आती हैं, आज आनी थी, मिसेस देओल इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन आज प्रोग्राम का फॉर्मेट बदल गया, सॉरी, अगले हफ्ते आ जाएंगी। एंड देन एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं जब जाता हूँ तो हमेशा कांची टेलीविज़न की भी बात करता हूँ, और ही करता हूँ। तब भी लोग बहुत सी बातें करने के बाद, इधर उधर मेरा दिमाग ले जाने के बाद बात नहीं करते, और उसके पीछे भी कास्ट सिस्टम की बात है। जो लोग रविदासिया कम्युनिटी को मानने वाले हैं, बहुत से लोगों ने खुद को छिपा रखा है अलग अलग नाम लगाने के बाद, और वो सोचते हैं कि अगर उनका एडवर्ट यहाँ आएगा तो कहीं हमें हाय पता ना लग जाए। और बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि इसलिए नहीं करवाते कि लोग ये ना कहें कि ये भी साढ़ियाँ चो हैं। और फिर बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि जानना भी नहीं चाहते। ये बहुत दुख की बात है, और ये बहुत शर्म की बात है, जहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग बाबा साहब ने इतनी कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद भी वही ढाक के 3 पात, वही तरकड़ी थे, वही वट्टे। तो एक आदमी को इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी। जितना दिल में दुख है इस बात का, मैं उसका बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं भगवान का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आपके सामने इसलिए बिठाया है कि वो बहुत सी बातें जिन्हें कहने से आप डरते हैं, मैं कह सकूँ, और मुझे वो महसूस हो सके, जिस बात में से महसूस करके कितने ही लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, और कितने ही लोग जो आज भी इतनी तकलीफ़ से गुज़रते हैं कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। मैं जहाँ पहले काम करता था वहाँ एक लड़की काम करती थी, लड़की वाल्मीकि थी, और उसके साथ सोसाइटी ने अच्छा नहीं किया था।
और एक बहुत अच्छे ओहदे पर होने के बावजूद भी लोगों के दिमाग में उसकी क्वालिफिकेशन नहीं, उसका एक्सपीरियंस भी नहीं, उसका वाल्मीकि होना ही नज़र आता था। और एक बार की बात है जहाँ हम काम करते थे, वहाँ पर भी उसके साथ थोड़ा ऐसे ऐसे किया जाता था। तो मैंने उन्होंने मुझे कहा कि हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह बहुत प्यार करते थे, और वो सबके सामने मेरा नाम लेती थी। उनकी मम्मी को मैं अपनी बुआ कहता हूँ। तो वो कहने लगी मेरे साथ जो लोग करते हैं ना, उन्हें करना नहीं चाहिए। तो मैंने उसको बोला, और तो परवाह ना कर किसी की भी, तो कहा कर मैं विक्की की बहन हूँ। तो कहने लगी मैं क्या कह दूँ, तुम्हारे साथ जो मैं होता देखती हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी सिचुएशन तो मुझसे भी बदतर है। और ये बिल्कुल सही बात है कि पढ़े लिखे लोगों के साथ कास्ट सिस्टम में जो जुल्म होता है ना, उससे भी डबल जुल्म होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा होगा कि जब अभी कुछ साल पहले स्टूडेंट्स आने शुरू हुए थे, तो यहाँ के लोग, वो पैसे वाले जो बिजनेसेस वाले थे, टेक अवे वाले, रेस्टोरेंट्स वालों ने उन लड़कों को, किसी को कुत्ते की ड्रेस पहनाई, किसी को मुर्गे की ड्रेस पहनाई, और उन्हें चौराहों पर खड़ा कर दिया था। और ऐसे उनके हाथ में बिल बोर्ड होता था कि फलानी दुकान पे आ जाओ, वहाँ पे सामान मिल रहा है। और एक स्टूडेंट जो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए आया, वो उसको मुर्गा बन के खड़े होके रोज़ी कमानी पड़े। इससे ज़्यादा शर्म की बात यहाँ के जो ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके लिए और क्या हो सकती है। लेकिन ये वही लोग हैं जो अंगूठा टेक हैं, और ये भारत से भाग के आए थे चोर, इस वजह से कि इन्हें मच्छरों से डर लगता था, इनके पास था ही क्या। और फिर यहाँ आने के बाद जब ये देखते हैं कि यहाँ पर भी पढ़े लिखे लोग आने शुरू हो गए, तो इनका सिंहासन हिलने लगता है, तो इस वजह से उनकी बेइज्जती करते हैं। आज हम एक दूसरे को बैसाखी की बधाई देंगे। ये बैसाखी का स्पेशल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का भी प्रोग्राम है। हम उनके बर्थ पर भी बधाइयाँ देंगे एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे से ये वादा भी करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो करके गए, वो उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। हम में से कोई भी उसको पूरा नहीं कर पाएगा, हम जानते हैं, लेकिन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम वो नहीं बन सकते, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर चल सकते हैं। और ये सारा का सारा प्रोग्राम मैं मोमी जी के अंकल के नाम करता हूँ, जिन्होंने आज सुबह सुबह मेरी खुशियों में आग लगाई। एनी हाउ, खुशी का दिन है, खुशी की बातें करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। आप भी देखिए कि इस आदमी की क्या क्या क्वालिफिकेशंस थी, फिर भी इनके ऑफिस का चपड़ासी इनकी पी हुई चाय के कप को हाथ नहीं लगाता था, कमरे में नहीं आता था, कहीं छूत ना लग जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को इस दुनिया में आए थे, और 6 दिसंबर 1956 को इस फानी दुनिया को छोड़कर स्वर्ग में कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए चले गए। एक बार फिर आएंगे। हम में से बहुत से लोगों का ये विश्वास है। एक इंडियन नेशनलिस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल लीडर, एक्टिविस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, थिंकर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, ऑरेटर, प्रोलिफिक राइटर, इकोनॉमिस्ट, स्कॉलर, एडिटर, और भारत में रेवोल्यूशनरी और बुद्धिज़्म के रिवाइवलिस्ट भी थे, और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के रचने वाले भी थे। एक गरीब परिवार में पैदा हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बचपन घोर गरीबी में बीता। सारा जीवन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोशल डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने में बिताया। भारत में बुद्धिस्ट मूवमेंट शुरू करने का सेहरा भी उन्हीं के सर पर जाता है। भारत सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड भारत रत्न से भी नवाजा। बहुत सी सोशल और फाइनेंशियल बाधाओं को पार करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के कुछ पहलों में से पहले थे जो अनटचेबल थे।
जिन्होंने भारत में कॉलेज की एजुकेशन पाई, वकालत पास की, कानून की एजुकेशन में मल्टीपल डॉक्टरेट्स की डिग्रियां पाईं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री प्राप्त की, भारत में वकालत की, गरीब और अछूतों के हकों के लिए खड़े हुए। आप कितना खड़े होते? आप तो उनके साथ के होते हुए भी भाग जाते। मैं आपको एक परछाई की कहानी सुनाऊंगा, उसमें आपको पता लगेगा कि बहुत से ऐसे लोग जो कि सिंपैथी पाने के लिए क्या कुछ करते हैं, और जब रियलिटी में अपने ही ज़ात के किसी पर्सन की हेल्प करनी पड़ती है तो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। जर्नल्स पब्लिश करवाए और भारतीय बुद्धिस्ट भिक्षुज ने भी उन्हें एक मिनट, मेरे को अब नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको क्या बताऊं, ये लगानी ही पड़ेगी। हाँ, क्लियर। और भिक्षुज ने भी उन्हें बुद्धस्तत्व की डिग्री दी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के महू में पैदा हुए। 14 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और रिप्रेजेंटेटिव की मांग रखी। 1920 में मूक नायक नामक वीकली अखबार निकाला और बहिष्कृत हितकारिणी सभा ऑर्गेनाइज की। 1927 में अछूत प्रथा से लड़ने के लिए एक्टिव मूवमेंट शुरू की। 1931 में उन्हें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन इनवाइट किया गया। 1935 में मुंबई में गवर्नमेंट लॉ एड कॉलेज के प्रिंसिपल बने। उस समय इनकी लाइब्रेरी में 50,000 से ज़्यादा किताबें थीं और इसी साल इनकी धर्मपत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। 13 अक्टूबर नासिक के पास हुई योला कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदुइज्म छोड़ने के इरादे के बारे में बताया। 1936 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 15 सीटें जीती। इसी साल इनकी किताब द इनहिलेशन ऑफ कास्ट भी बाजार में आई। 1914 से 45 के बीच बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें से मेन थी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने। 19 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन चुने गए। 26 नवंबर 1949 को इनके द्वारा बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया। उस दिन का माहौल मैं सोचता हूं कि कैसा होगा। कितने ही लोग थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, श्रीमती इंदिरा गांधी तो उस वक्त बहुत छोटी थी। उनके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग थे जो उच्च कुल के थे, मगर जिस दिन, लेकिन अगर उनमें काबिलियत होती तो बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी एक्सेप्ट ना किया जाता। बाबा साहब अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया था, क्योंकि जो इन्होंने बनाया था वही बेस्ट था। और आज भी दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ही बेस्ट माना जाता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बनाया गया है कि उसमें ना कुछ और डाला जा सकता है, ना ही कुछ उससे और निकाला जा सकता है। और अगर उसको छेड़ा जाएगा, कोई उसमें कुछ डालने की कोशिश करेगा, निकालने की कोशिश करेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये एक मुकम्मल किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये बात आज आप सबके सामने कर रहा हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर मैंने काम किया है और जब मैं इस तरह से बात किया करता था और ये बात करने के बाद खुद को बहुत प्राउड महसूस किया करता था, तो वो लोग कहते थे कि ये गल ना करया कर, लोग तेरे बारे की सोचेंगे। ये आज भी
बहुत बड़े बड़े लोगों की सोचने का तरीका है। और मैं भगवान का फिर थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे उस जगह पर रखा ताकि मुझे सीखने के लिए मिले और मैं वो महसूस कर सकूँ जो बहुत से लोग एवरी डे एवरी मिनट ऑफ द लाइफ महसूस करते हैं। तभी मैं अपने काम के साथ जस्टिस कर सकूँगा। 1951 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैबिनेट में से रिज़ाइन कर दिया। 1952 मार्च में उन्हें राज्यसभा का मेंबर चुना गया। 1954 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 बार बुद्धिज़्म के सिलसिले में म्यांमार, उस वक्त बर्मा कहते थे, बर्मा गए। मुझे बर्मीज़ बोलनी आती, किसी दिन कोई बर्मीज़ मुझे टेलीफोन करे, मैं बर्मीज़ को छी काइटे कहूँगा और भी बहुत कुछ कहूँगा। आपको तो समझ नहीं आएगा लेकिन मैं आपको समझा दूँगा। 1955 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई। 1956 में उन्होंने अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा पूरी की, जो कि इनके स्वर्गवास के बाद पब्लिश हुई। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की फिलॉसफी को त्याग करके 5 लाख सपोर्टर्स के साथ बुद्ध धर्म को अपनाया। नमो बुद्धा। 2 दिसंबर 1956 में उन्होंने अपनी किताब बुद्धा और कार्ल मार्क्स कंप्लीट की और ये इनकी आखिरी किताब मानी जाती है। अफसोस के साथ कहा जाता है क्योंकि ऐसे आदमी की बहुत ज़रूरत थी, पर भगवान को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। कोरोना पड़ा है, आपने देखा है, सब अच्छे अच्छे बहुत से चले गए, पापी जितने यहीं बैठे थे। खैर सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में अपने घर में अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा समाप्त करने के 3 दिन बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रात को सोए सोए इस दुनिया से विदा हो गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जाने के बाद इनके रेसिडेंस 26 अलीपुर रोड को अंबेडकर मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया गया। मैं उन खुशकिस्मत इंसानों में से एक हूँ जिन्होंने कि 26 अलीपुर रोड के अंबेडकर मेमोरियल को देखा है और उस उम्र में देखा था जबकि इन चीज़ों को पता ही नहीं था, लेकिन आज वो एक एक चीज़ जो देखी थी आंखों के सामने आती है। और ये मुझे नहीं पता था कि एक दिन उनकी शान में कुछ लफ्ज़ कहने का मुझे मौका मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर भारत में इनके जन्मदिन पर सरकारी तौर पर छुट्टी होती है। इस दिन को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के तौर पर मनाया जाता है। इनकी इज्जत और शान में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, बिहार, मुजफ्फरपुर में डॉक्टर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटियां खोली गईं। नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में बड़ी सी पोर्ट्रेट इनकी अभी भी लटकती है दीवार पर। बाबा साहब के जन्म 14 अप्रैल, स्वर्गवास 6 दिसंबर, इसको हम परिनिवारण दिवस कहते हैं अभी भी। और 14 अक्टूबर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को नागपुर में लाखों लोग और मुंबई में भी इनके मेमोरियल्स पर श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दुनिया को सिर्फ एक ही सिंपल सा संदेश था जिसे आज भी हम नहीं मानते हैं और मानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और वो था एजुकेशन, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। पढ़ाई करो, संघर्ष करो और एकता के साथ रहो। सिर्फ यही कहा था। और हम में से कितने लोग हैं
जो कि पढ़े लिखे हैं असलियत में। और पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबों से नहीं आती, मेंटल पढ़ाई लिखाई भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फिर कितने ही लोग हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं, गिर जाते हैं, उठ नहीं सकते, और हम में से कितने ही लोग हैं जो कि उनको उठा सकते। मैं उन सब का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने कि मुझे उठाया। आपको मालूम है मैं गिर गया था और पाताल की गहराइयों को भी कम कर देना चाहता था, लेकिन भगवान ने हर किसी की ड्यूटी लगाई है, और जिन जिन की ड्यूटी लगाई थी उन्होंने मुझे उठा के अच्छे कपड़े पहना के आपके सामने बिठा दिया। और हम में से कितने ही लोग हैं जो कि आज एक हैं। आज ही एकता की बात सुनाई दे रही है, वरना जो एकता के नारे लगाते हैं वो भी अपना कुंडबा अलग ही बिछा लेते हैं। नहीं। और अब बाबा साहब के इस प्रोग्राम के बाद हम विसाखी की बात करते हैं। विसाखी का त्यौहार हम सब के त्योहारों में से एक ऐसा त्यौहार है जिसका इंतज़ार एक बार मना लेने के बाद दोबारा उतनी ही शिद्दत से और उतनी ही तेज़ी से हो जाता है जितना कि पिछले त्यौहार को मनाया था। यानी कि पिछली विसाखी को जैसे मनाया था, अगली विसाखी को भी हम वैसे ही मनाने के बारे में सोचते हैं और पूरे के पूरे साल उस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं। डडली की एक मोअज़्ज़िज़ गुलकारा हैं, उनका नाम है माला जी। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, उनको नहीं है, लेकिन ये मैं प्यार से कहता हूँ। तो उनका प्रोग्राम हुआ करता था डडली में, और उस प्रोग्राम को हम सुनने जाते थे। फिर सारे साल हम उनके प्रोग्राम की बातें करते थे, और फिर अगले प्रोग्राम में हम जाने के लिए 6 महीने पहले तैयारी कर लेते थे। आजकल माला जी गा नहीं रही हैं, लेकिन एक दिन जल्दी ही वो आपको काशी टेलीविज़न पर बुलाई जाएंगी और उनका इंटरव्यू आपके समक्ष पेश किया जाएगा। आजकल वो इतनी बहादुर महिला जो सारी दुनिया में किसी से नहीं डरती, कोरोना से डरती है और मेरे पास नहीं बैठती। एनी हाउ, जब हट जाएगा तो आ जाएंगी, ऐसी क्या बात है, हम यहीं हैं। अब खुशियों का त्यौहार है विसाखी, यही सोचना चाहिए। वैसे आज के दिन सिख धर्म के 10वें गुरु जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, और फिर आज के दिन फसलें भी काटनी शुरू की जाती हैं, गर्मी बेशुमार पड़नी शुरू हो जाती है। और विसाखी के दिन आप सब लोग ज़्यादातर पंजाब के हैं, तो पंजाब में क्या होता है ये तो आपको मालूम ही है। मैं आपको दिल्ली का बताता हूँ, क्योंकि मैं शहर का हूँ। जो मेरी सिस्टर हैं, आप जानते हैं, वो योगक्षर में रहती हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मुझे शहरिया कहती हैं और ख़ुद को गांव का कहती हैं, और वो एक मल्टी मिलियनेयर्स हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनके बेटे को मैं अपना गुरु मानता हूँ। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया था और उसी की वजह से मैं आज बड़ा सक्सेसफुल हुआ हूँ। अब दिल्ली में वैसे तो बहुत से गुरुद्वारे हैं, हिस्टोरिकल्स आप जानते ही हैं, और रकाबगंज गुरुद्वारा, बंगला साहब गुरुद्वारा, सीसगंज गुरुद्वारा, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है कि पूछिए ना। मार के थे आसपास के जितने भी दिल्ली के सिख लोग, डिफरेंट टर्बन होती है, हिंदी में बात करते हैं, पंजाबी भी आती है, लेकिन बड़े फैशनेबल भी होते हैं। तो वो लड़के, मैं कहता हूँ, पौड़ियाँ रगड़ रगड़ साफ साफ, माइयाँ झाड़ू लेके सफाई, दरी के ऊपर पानी का छिड़काव, क्योंकि संगमरमर होता है ना, गर्म ना लगे लोगों को। मार के थे लंगर में रोटियां, प्रसादे, मार जनानियां सिर टाके पांडे रगड़ रगड़, ऐसा माहौल होता है, देखते ही बनता है। और कई बार वो प्रसाद बांटने वाले भी इतना जल्दी प्रसाद बांट रहे होते हैं कि हाथ में गर्म गर्म प्रसाद रखते आदमी ऐसे कांप जाता है। फिर भी बड़ी किस्मत होती है जो उस दिन वहाँ माथा टेकने जाता है। लेकिन वहाँ एक स्पेशल गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा मजनू टिल्ला। मजनू टिल्ला मैं बचपन में जाया करता था, बड़ा अच्छे दिन थे। मैं अपनी बुआ के साथ, परिवार वालों के साथ जाता था, और वहाँ जमुना नदी का किनारा है जिसे यमुना कहते हैं, यमुना नदी। एक यमुना नगर भी है, यमुना नदी है, लेकिन यमुना नगर का असली नाम था अब्दुल्लापुर। 1947 के बाद वो चेंज हो गया। वो पुराने लोग जिनसे मैं मिला हूँ लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी बस ड्राइवर कंडक्टर को कहते थे अब्दुल्लापुर एक दे दे। तो हम कहते हैं ये बस तो अब्दुल्लापुर जाती नहीं है। वो कहते हैं हाँ यमुना नगर। वो समझ जाते थे। माइयाँ कहाँ हटती हैं आपको मालूम है, जान जान के देरा बिटिन। फिर उसके बाद मजनू टिल्ला में छोटा सा गुरुद्वारा था, रेत होती थी बहुत से लोग यमुना में होली डिप लगाते थे, गोता। मैं छोटा सा था,
और कई बार कच्ची पहनी होती थी, कई बार नहीं भी होती थी। उस ज़माने में छोटे बच्चे ऐसे ही घूमते रहते थे, डायपर डूपर नहीं होता था, ऊपर कमीज़ होती थी बस। लेकिन याद है सारे छोटे छोटे, आप इमेजिन करो, ओ गॉड, है ना। वेल एनी हाउ, मैं आपको और भी कुछ बातें बताऊंगा उन दिनों के बारे में। लेकिन मेरे पिताजी मुझे ऐसे वो जो चोला था उतार देते थे नंगा। अब मैंने तरागड़ी बांधी होती थी, हरियाणवी तागड़ी बांधते हैं, मैं आपको तागड़ी के बारे में भी बताऊंगा। तो मुझे ऐसे उठा के पै मची होती थी और उसको जमुना के पानी में गुड़ो पुगड़ो 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 ऐसे करके 5 बार बाहर ऐसे पटक देते थे। तो फिर मेरी बहन की बारी आ जाती थी, गुड़ो पुगड़ो पुगड़ो पुगड़ो, उसको भी साइड पे। फिर 1-2 और भी आसपास के खड़े, उनको भी गोता लगवा देते थे। फिर उसके बाद माथा टेकते थे, माथा टेक के लंगर छक के, फिर उसके बाद वहाँ मिट्टी के खिलौने मिलते थे। उन दिनों एक मोटे से पेट वाले मिस्टर सिंह होते थे, साथ में एक सरदारनी खड़ी होती थी। वो मूर्तियाँ अब नहीं मिलती, कहीं म्यूज़ियमों में मिलती होंगी, कभी मिल जाए तो दिखाने के लिए काशी टीवी आइएगा। फिर एक हिलने वाली गुड़िया होती थी, वो ऐसे ऐसे हिलती थी, वो मेरे घर में अभी भी है। वो उसका सिर अलग होता था, अभी भी हाथ लगा होता है, उसका मुँह इधर हो जाता है। एक घघरा होता था उसका, आपको याद है, एंड एवरीथिंग एल्स। फिर हाथी घोड़े मिलते थे, मिट्टी के बर्ड्स मिलते थे, वो मेरे घर में अभी भी हैं। मैंने उन ज़मानों के संभाल के रखे हुए हैं। और फिर वो चीनी मिट्टी के शेर मिलते थे, उन्हें दीवार पर लगा देते थे, वो भी मेरे घर में है। मेरा घर में एक म्यूज़ियम है, मैं जल्दी ही उस घर म्यूज़ियम के दरवाजे आपके लिए खोलूँगा। 5 पाउंड टिकट लगाई जाएगी, वो मेरे वेलफेयर के लिए काम आएगी। मुझे भी वेलफेयर की ज़रूरत है, यू सी। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरी बहुत प्यारी एक बहन जी है, मैं उनको कहूँगा मेरे ऊपर प्रोग्राम करें। एंड देन उसके अलावा फिर एक हलवाइयों के स्टॉल लगे होते थे। उन दिनों इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता था, एक स्टॉल उधर होता था, एक उधर होता था, बीच में झूला लगा होता था, ऐसे 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 बच्चे चीख चढ़ा मचा रहे होते थे। झूला जब घूमता था तो टैक की आवाज़ आती थी। फिर वहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्ड्स मिलते थे, खाने वाले चीनी के बर्ड, आपको याद होगा ना। फिर खील पतासे, उस ज़माने की ये बातें जब हम वहाँ होते थे। आजकल तो बहुत कुछ नया नया हो गया है, फिर भी रज्जों को ही रजाते हैं, और जो अमीर होते हैं वो अमीरों को ही देते हैं। ऐसे गुर्बत का वालों को, गरीबी हटाओ अभियान कभी शुरू हुआ करता था, अब तो गरीब हटाओ वाला अभियान हो गया है। एनी हाउ, और फिर उसके बाद हम लोग दोपहर को 2 बजे घर आ जाते थे। बड़ी ज़बरदस्त गर्मी होती थी, और घर में आकर बस एक दूसरे के ऊपर डब्बों से पानी डालना शुरू कर देते थे। तब तक माँ बाप बुआ जी शोर मचा देते थे, आया पानी नहीं आना, पानी नहीं आना, शाम में 4 बजे तो पहले पानी नहीं आना, 6 भी बज जाने, पानी वेस्ट ना करो। हर किसी को 2-2 चपेटें लगती थी, और हम अपने अपने जोर जोर से रोते थे। फिर हमें 2 चपेटें और मार के बेड में थ करके सुला दिया जाता था, और ऐसे वैसाखी ख़त्म हो जाती थी। बस आज का जो ये प्रोग्राम सारी की सारी तैयारी करवाने के लिए, प्रोग्राम में सहायता करवाने के लिए, आपके सामने लाने के लिए परमजीत सौंड जी का बहुत बहुत थैंक यू। ये सारा प्रोग्राम वो देखना चाहते थे और सुनना चाहते थे विद एक्सप्रेशंस, और आपको सुनाना चाहते थे अपनी धर्म पत्नी को बहुत याद करते हुए। मैं आपको सच्ची बताऊं, कभी किसी का साथी ना बिछड़े। इनका साथी बिछड़ गया। ये उनसे बहुत प्यार करते थे, और वो एक बहुत खूबसूरत औरत थी। मैंने उनको वीडियो फिल्मों में देखा है, ये उनके साथ डांस करते थे। और वैसे भी यूँ तो दुनिया में हर कोई बहुत अच्छा है, लेकिन रामगढ़िये बहुत अच्छे होते हैं, और रामगढ़िया कम्युनिटी के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं उनसे और सबसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ख़ास करके जो अफ्रीकन रामगढ़िये हैं, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, दे आर वेरी आर्टिकुलेट, they are educated, and they have a way to say things. ये एक बात करते हैं और बंदे को अपना बना लेते हैं। जैसे कि बस क्या ही मैं आपको बताऊं, इतने शानदार लोग हैं। ज़रूर मिसेस सौंद एक बहुत अच्छी औरत होंगी, जिन्होंने कि मिस्टर परमजीत सौंद को इतना सजा संवार के रखा हुआ था कि उनके जाने के बाद भी आज भी वो इतने वेल ड्रेस्ड होते हैं कि मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इन्होंने खुद को किसी को दिखाने के लिए, किसी की याद में खुद को सजाया होता है। जनरली बीवियों के मरने के बाद आदमी रुल रल जाते हैं, लेकिन मजाल है इनकी दाढ़ी का एक भी बाल आपको सफ़ेद नज़र आ जाए। प्रॉपर पगड़ी, प्रॉपर
कपड़े और मीठी बातें और हर किसी की हेल्प करने के लिए ये हर किसी से आगे खड़े होते हैं, और इनको ये भी पता हो कि ये बंदा हमारा दुश्मन है, ये फिर भी उनकी मदद करके आते हैं। भगवान इनको लाखों करोड़ों साल की उम्र दे और अच्छी सेहत दे, और इसी तरह से ये मुझसे प्यार करते रहें, और इनकी वजह से मैं ये सब कुछ करके आपको दिखाता रहूं। अब मेहरबानी कीजिए, टेलीफोन कीजिए और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव के जन्म दिवस, अंबेडकर जयंती पर आपके जो विचार हैं वो बताइए, और विसाखी पर आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं वो बताइए। जो मुझे आता था वो तो मैंने आपको सुना दिया, और अब आपकी बारी है कि आप क्या कहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुर्बानियों के बारे में क्या कहेंगे, उनके जेल जाने के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, फिर उसके बाद जो उनके साथ घटनाएं हुई, उनके ओरिजिन की वजह से, उनके जन्म की वजह से, उसके बारे में क्या आप कहेंगे। जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने बर्दाश्त किया, क्या आपने वो बर्दाश्त किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्कूल के नलके पर पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। आज भी बहुत से गांवों में जहां पर टैप की सुविधा नहीं है, वहां पर प्रोग्राम में मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून विकी साहब, कैसे हैं जी। बहुत अच्छा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੁਣੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਔਰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ 7 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਰੂਸ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 35 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਏ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਨ ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਨੇਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨੇਮ ਸੀ ਮਿਡਾਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਐਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਡਾ ਬਣਾਤਾ। ਮਿਡਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਮਿਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮਿਡਾ ਟੇਲਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਡਾ ਟੇਲਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਾਈਨ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸਰਨੇਮ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਨੇਮ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਮਿਡਾਸ ਤੋਂ ਮਿਡਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਡਾਸ ਹੋਣੇ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। 1956 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।
लेकिन होर किन्ने साल असीं इंतजार करांगे करन वास्ते। मैंटेलिटी ये है कि थोड़े दिन पहले मैं तुहानूं गल दसां, थोड़े दिन पहले इत्थे एक लड़का आया, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, तो आया तो मैं क्या बेटा कोई काम हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। कहना जी मैं ज़रूर बताऊंगा। तो मैं क्या यहाँ से बाहर निकले हो? कहना नहीं जी मैं कहीं नहीं गया। मैं क्या आओ मैं घुमा के लाऊं। तो प्रोग्राम खत्म किया सी नाले नवा आया, आप भी गल्लां हो जांदियां, तो मैं घुमा के लिया। और मैंने कहना जी मेरे लायक कोई सेवा हुई तो आप मुझे ज़रूर बताना, आप मुझे अपने घर बुलाना, मैं आपकी साफ़ सफाई कर दूँगा। मेरे को इतना उस पर प्यार भी आया और दुख भी होया कि देखो उतों ये पढ़न आया है, लेकिन उत्थे ये दिमाग नूं कितना लताड़िया गया है कि किस तरह की गल की है ने। मैं कि नहीं बेटे तू तो मालिक है, तेरा अपना घर है, तूने सफाई क्यों करनी है, तू आके बैठ खाना खा, हम लोग टेलीविज़न देखेंगे। इतना तो कुछ है, पर हाले भी लोग सोच रहे हैं इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया च बना दो, उत्थे बना दो। इत्थे देखो बड़े इंस्टीट्यूशन है, जिस जगह तो मैं आया उत्थे तकरीबन 20-25 कॉलेज होणगे जी, और उस 20-25 कॉलेज दे विच विद्या दा दित्ती जांदी है। और इनफैक्ट उत्थे एक टैक्नीकल कॉलेज भी बहुत पुराना 7 साल तो ही पुराना हैगा, जिन्होंने बड़ी लोगों की सेवा की। पर ईवन दैन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਕੰਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਵਿਦਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ पढ़ रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों जा रहे हैं जी, उन्हां वास्ते अजकल दी जिहड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ और एक मैथमेटिक्स। जी बिल्कुल, बिना मैथमेटिक्स तो कोई नहीं होने वाला। नो एक 100% ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੇਕਾਰ ਰਵਿਸ਼। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ, 33 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਾਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਦੀ। ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਆ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। मैं PhD हर डिपार्टमेंट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ PhD ਇੰਪਲੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। That's very true। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰ ਸੋ ਮਚ ਇੰਡੀਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अगले प्रोग्राम से फिर भी इसी तरह आके अपने वचन सामने सुनाते रहना। मीडिया साहब थैंक यू वेरी मच इंडीड। मीडिया साहब के बाद प्रोग्राम के अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेलकम टू यू। कांची टेलीविज़न का टेलीफोन नंबर एक बार फिर से ले लीजिए। कांची टेलीविज़न का टेलीफोन नंबर है 0300770246। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विक्की। नमो बुद्धा जय भीम। नमो बुद्धा जय भीम। कैसी हैं, बड़े दिनों में आई। और क्या विक्की ठीक है तुसी? आपको फाइन करना पड़ेगा, आप इतने दिन में आई। हम तो नाराज हैं आपसे, पर चलो त्योहारों का दिन है तो बात कर लेते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी सेहत कैसी है? ਤੁਹਾਡੀ सेहत ठीक है? हाँ जी ठीक है। वेरी नाइस। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ फिर बाबा साहब डॉक्टर मेरकार ਦੀਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਯੈਸ हाँ जी बिल्कुल। ना लेडी ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਏ। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाँ जी, इन्होंने जो गल्लां कहियां बाबा साहब ने
ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਰੀਬ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 60 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਸੁਖੀ ਆ, ਸੁਖੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਨੈਸਟ ਟੂ ਗॉड। ਆਪਣੇ ਦੂਏ ਬਾਲਮੀਕਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਹਾਂ ਨਾਈਸ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। जरा जी ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਦੇਖ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਭੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆ, ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਅ करते हैं तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਾਅ सारा कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। देखो जी, चाहे बुरा लगे किसी को या अच्छा लगे, लेकिन मैंने तो एक चीज़ करनी शुरू कर दी है कि मैं जो भी अपनी सर्जरीज टेलीफोन कर देना, मैं हमेशा कहना आई वांट टू बी सीन बाय ब्रिटिश इंग्लिश वाइट कलर डॉक्टर। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੀਵੋ। सही बात है। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਆਵੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਨਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਤੇ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਵੋ। That's very true. Sister, thank you very much indeed ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣੀਆਂ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਿਲਾਉਣੇ, ਫਰੂਟ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਰੂਟ ਖਵਾਣੇ ਉੱਥੇ ਖਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਆਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਣਾ। ਅੰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेलकम। अगले हफ्ते फिर आपका इंतज़ार रहेगा। फेसबुक पर दोस्ती कीजिए ना, जो आपके हैं आगे से फैमिली वाले, उनको भी कहिए कि काशी टेलीविज़न पर तहजीब प्रोग्राम देखा करें। वैसे तो काशी टीवी को 24 आवर्स ही देखा करें, लेकिन जो फ्राइडे को 1 और 2 बजे के दरमियान प्रोग्राम होता है उसको तो ज़रूर देखा करें। अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून। हेलो जी, एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। और मैंने हेलो ही किया तो आपने मेरी आवाज़ पहचान ली। आप मेरे दिल में रहते हैं, मेरी जान। तो हेलो। हाँ जी। डॉक्टर अम्बेडकर का मैं सुना है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी जी। तो इंडिया को जो है ना वो बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड जैसे आपके अलामा इकबाल थे ना, और इन्होंने पाकिस्तान पे भी किताब लिखी। हाँ जी, उस तरह से हमारे अम्बेडकर थे। तो पाकिस्तान पे भी इन्होंने किताब लिखी थी, तो वेरी इंटरनेशनल फिगर। हाँ जी, थॉट ऑफ पाकिस्तान, वो मेरे पास है। तो आपने विक्की भाई शुरू में कश्मीर का भी जिक्र किया था, वो जीनत अमान ने कहा था कभी बहस करें। मैंने नहीं कहा। मतलब अभी तक देखें 73-74 ईयर हो गए हैं अभी ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जी। तो इसका क्या हल होना चाहिए, और ना ही ये कभी हल होगा ये भी कि नहीं, तो इस पर बहस की जाए। करनी चाहिए। जो पुराने वादे हुए हैं बुजुर्गों के वो तो मानने चाहिए, लेकिन अब ये सरकारों के बीच में है, हम कोई पॉलिटिकल बात के बारे में बात नहीं कर सकते। बहरहाल आपने फ़ोन किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। जुम्मा मुबारक, और आज का रोज़ा आपको बहुत मुबारक हो।
थैंक यू सो मच इंडीड, आपकी बड़ी मेहरबानी। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न से सुनी। मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है और अलग अलग जगहों पर हमारी मुलाकातें भी हुई हैं टेलीविज़न स्टेशंस पर। एक ज़माने में हेल्थ ठीक थी और ये खुद एक टेलीविज़न प्रेजेंटर हुआ करते थे और मेरे फेवरेट टेलीविज़न प्रेजेंटर थे। काशी टीवी को आप स्काई चैनल 772 पर देखते हैं, फिर इस टेलीविज़न को आप यूट्यूब पर भी प्रोग्राम देखते हैं, फिर इस टेलीविज़न को आप फेसबुक पर भी देखते हैं और उसके अलावा www.kashitv.co.uk पर इस टेलीविज़न स्टेशन को सारी दुनिया में लाइव देखा जा सकता है। आप यूँ कीजिए कि आपके रिश्तेदार कहीं पर भी रहते हों, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, जापान में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, आप अपने उन रिश्तेदारों को टेलीफोन किया करें, उनको कहा करें कि तहज़ीब प्रोग्राम देखा करो, दोपहर को 1 से 4 बजे के दरमियान आता है और उस टेलीविज़न में, उस प्रोग्राम में हम भी हिस्सा लेते हैं। वो टेलीविज़न में तुम भी टेलीफोन करना, हम भी टेलीफोन करेंगे। तो फिर आपके रिश्तेदार वहाँ पे कंप्यूटर पे www.kanshitv लगाएंगे और वहाँ पे बटन लगा हुआ है लाइव। सिंपल है, ए नहीं आए डाउनलोड करो एडोबी, ए डाउनलोड करो, ए डाउनलोड करो, फिर आएगा, ये नहीं है, सिंपल है। वो www.kashitv.co.uk है और उसके बाद आगे साइन है ब्लैक सा, उसके ऊपर एरो बनी है, एरो को टिक टन करके मेरे लंबे लंबे बाल आपकी आंखों के आगे आ जाएंगे। आज के प्रोग्राम में कंट्रोल्स पर सहायता करने के लिए विजय मोमी जी का बहुत बहुत थैंक यू और आप सबका इस प्रोग्राम को सुनने के लिए थैंक यू और उन सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने क्या कि इतनी अच्छी बातें प्रोग्राम में कहकर रंग लगाए और उन सब का थैंक यू जिन्होंने कि इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया और परमजीत साउंड जी का वेरी स्पेशल थैंक यू जिनकी वजह से ये सारी तैयारी की गई और ये प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया गया। कुलदीप जी का बहुत थैंक यू जो कि अपने हस्बैंड मिस्टर संधू के साथ इस प्रोग्राम को देख रही हैं। कमलजीत जी का बहुत बहुत थैंक यू जो कि घर में बैठ कर मेरे लिए प्रेयर्स कर रही हैं। उसके अलावा देवल साहिबा का बहुत थैंक यू जो कि इस प्रोग्राम को देख रही हैं और उनको परछाई का इंतज़ार था जो कि अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय आपकी सेवाएं ज़रूर पेश की जाएगी। 100% सच्ची कहानी आएगी। और अब जय गुरुदेव।